You gave MD the NEET PG exam. तो pediatrics was the plan. प्लान तो कभी किसी का कोई ब्रांच का होता नहीं है, जो कहता है उसका झूठ होता है। फर्स्ट रैंक आएगी तो रेडी उठाएगा ही उठाएगा, है ना। आपको क्या लगता है कि एक ऐसा सच या एक ऐसा झूठ जो बच्चों को लग रहा है कि बड़ा प्रेवलेंट है इस ब्रांच के अंदर? एक जो है कि इट इज़ नॉट अ हाई अर्निंग ब्रांच, ये तो सबको जान लेना है। फाइनेंशियल ROI याद निकलता है? फाइनेंशियल ROI सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांच में निकलने में टाइम लगता है। मैम से यूसी में क्या डिफरेंस लगा आपको? यूसी इज़ मोर ऑफ एकेडमिक ओरिएंटेड। मैम सी का जो कल्चर है थोड़ा सा टॉक्सिक है। कैसे टॉक्सिक है मैम से? अगर आप पेशेंट के साथ कुछ भी ऊपर नीचे करते हो उसकी केयर में, तो वो टॉक्सिसिटी आपको झेलनी पड़ती है। कितना पैसा लगता है एक बेसिक क्लिनिक को स्टार्ट करने में? रेंट प्लस क्लिनिक एक्सपेंसेस, रिसेप्शनिस्ट स्टाफ सैलरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कि अगर एक नया डॉक्टर आज के दिन पे क्लिनिक खोल रहा है तो उसके जेब में कम से कम 5-7 लाख रुपए होने चाहिए पहले से। How much a pediatrician can earn, like immediately after doing SRship, 10 years down the line and 20 years down the line? Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show. Today we are joined by Dr. Mohit Sethi, a pediatrician who has built something that very few doctors in his generation have had the conviction to do so. Step away from the comfort of a hospital employment and run his own independent private practice. Dr. Sethi completed his MBBS and MD in pediatrics from the University College of Medical Sciences and GTB Hospital, one of Delhi University's most respected medical institutions. After his MD, he went through 3 years of SRship at LNJP and Maulana Azad Medical College, getting hands-on experience on NICU, PICU and general pediatrics. Then worked as an attending consultant at JP Hospital and as an assistant professor at Sharda Hospital before making the leap to private practice. In today's episode, we get into what pediatrics really look like as a career, how to survive transition from residency to private practice, and what it genuinely takes to build up a private practice. Will pediatrics survive after 10 years? Let's find the truth. Let's welcome Dr. Mohit Sethi. So welcome Dr. Mohit to the Nachiket Bhatia show. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बॉस, पीडियाट्रिक्स के बारे में जानने के लिए हमारी ऑडियंस काफ़ी टाइम से वेट कर रही है एंड आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू गाइड देम. यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस, यू आर अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर एज वेल एंड यू आर रनिंग अ ग्रेट लाइफ. तो इससे पहले हमसे बात कर, आई वांट टू नो योर ओन जर्नी. कैसे आपकी शुरुआत हुई, योर MBBS डेज, MD डेज? So I have done my MBBS from UCMS and GTB Hospital, and it was a very nice journey of 5.5 years there. Then I did my MD in pediatrics from same college, and thereafter I moved to Maulana Azad Medical College for next 3 years to pursue my senior residency. And बहुत ही अलग माहौल था वहाँ पे, मौलाना आज़ाद का और UCMS का दोनों का बहुत ही अलग माहौल है. And thereafter then I come to the real world of practice, and initially to see कैसा सिनेरियो होता है, तो I joined one private hospital कि किस तरीके से, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड वर्किंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हमने वहाँ पे लिया, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस. मैम से यूसी में क्या डिफरेंस लगा आपको? यूसी इज़ मोर ऑफ एकेडमिक ओरिएंटेड, और वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली इन माई ब्रांच इन पीडियाट्रिक्स. और जैसे कि आप डायग्नोसिस बनाने के लिए आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, वो चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं. मैम सी का जो कल्चर है थोड़ा सा टॉक्सिक है, बट वहाँ पे पेशेंट केयर और ज़्यादा अच्छी है. क्लिनिकल जो वो है अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आप पेशेंट के साथ कुछ भी ऊपर नीचे करते हो उसकी केयर में, तो वो टॉक्सिसिटी आपको झेलनी पड़ती है. तो इस मामले में वो अच्छा है कि वहाँ पे आप पेशेंट केयर बहुत अच्छी सीखते हो. UCMS में आप डायग्नोसिस, इन डेप्थ चीज़ों को समझना, अप्रोच टू अ पेशेंट, वो चीज़ें अच्छी से सीखते हो. तो दोनों में अलग अलग कल्चर का भी डिफरेंस है और मतलब केयर का भी डिफरेंस है. कैसे टॉक्सिक है मैम सी? टॉक्सिक ऐसे है कि इतना जितना भी लोड हो, है ना, आपने अगर सुबह एक भी गलती करी है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपको डांट पड़ेगी. अच्छा, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो चाहे सीनियर रेजिडेंट हो, आपको गलती का मौका आपको नहीं दिया जाता. वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट को भी डांट पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट को ही पड़ेगी. तो पूरा माहौल जो है पूरा ही ऐसा है. और अगर अटेंडिंग वहाँ पे कंसल्टेंट को भी HOD और उसकी अगर कोई गलती है तो वो भी डांट पड़ेगी. कैसे डांटते थे? लाइक खुले में डालते? खुले में, सब क्या खुले में. आपको बस ऐसा होगा कि आपके बस कई बार तो ऐसा होगा कि आंसू बस यहीं पे रुक जाएंगे, निकलेंगे नहीं, उस लेवल तक की डांट पड़ जाएगी, इवन इन सीनियर रेजिडेंसी. और गाली वाली देते थे? नहीं, गाली तो नहीं होती थी.
गाली नहीं Just होती normal. थी, जस्ट नॉर्मल ह्यूमिलिएशन। Humiliation. मजा आता है ना इनको करने में ऐसा? आता होगा। आपने किया कभी? हमने अब देखो जैसे आप इन्वायरमेंट में रहते हो वैसे थोड़ा थोड़ा तो आप पे फ़र्क पड़ता ही है। इन यूसी में मैं कभी नहीं था ऐसा, बट एमसी में ठीक है, थोड़ा सा डांटना हमारा भी हो गया था। फिर आपका एक ये हो जाता है माइंडसेट, आप भी ऐसे हो जाते हो कि हाँ पेशेंट जो है गड़बड़ाना नहीं चाहिए कुछ भी करके, तो वो फ्यूचर के लिए भी ठीक रहता है। अच्छा, फ्यूचर में भी ठीक रहता है कि आप थोड़े से केयरफुल रहते हो। तो जब यूसी में आप JR1 थे तो उस टाइम पे आई एम श्योर आपकी बड़ी हेक्टिक ड्यूटी होती होगी। व्हाट वाज इट लाइक? कैसा था? 7 डेज कैसे गुजरते थे आपके? ड्यूटीज़ तो वही 8 से 9 24 आवर्स पर मंथ रहती थी, और सेकेंड ईयर में भी सेम रहती थी, थर्ड ईयर में जाके थोड़ी सी कम हो जाती थी। तो यूसी टॉक्सिक था क्या? नहीं, कंसल्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, मतलब वो इतना हमें नहीं करते थे। सिखाते थे आकर आराम से? हाँ सिखाते थे, और प्रॉपर राउंड्स होते थे, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती थी। मतलब अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो उसको अच्छे से पॉइंट आउट किया जाता था। बहुत इतना नहीं था कि आपको बिल्कुल ही रुला दिया जाएगा, वैसा नहीं था। मैंने बहुत सुना है कि मैमसी के अंदर आज भी ये कल्चर है कि द फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैज़ टू बाय फूड फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, यू नो, सारे डिपार्टमेंट के लिए खाना खिलाना। हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं था, पीडियाट्रिक्स में नहीं है ऐसा? पीडियाट्रिक्स में नहीं था। मतलब आई वॉज अ सीनियर रेजिडेंट देयर, वहाँ पे इतना तो नहीं था। नहीं था। यूसी में कोई ऐसी टॉक्सिक बात, जैसे मैमसी में खाना खिलाते थे, यूसी में कुछ ऐसा कभी होता था? नहीं, माई होल एक्सपीरियंस ऑफ UCMS वॉज गुड। यू नो, यू गेव MD द नीट PG एग्जाम, उस टाइम पर दिल्ली PG होता था आई थिंक, तो पीडियाट्रिक्स वाज द प्लान तो कभी किसी का कोई ब्रांच का होता नहीं है, जो कहता है उसका झूठ होता है। फर्स्ट रैंक आएगी तो रेडी उठाएगा ही उठाएगा, है ना। टॉप 10 में आएगा तो डरमा उठाएगा ही उठाएगा, किसी का कोई प्लान नहीं होता है। तो माई रैंक वॉज 37, सो वो एक लिस्ट बनी हुई थी कि पहले ऑर्थो लूँगा, ऑर्थो नहीं मिलेगी तो फिर सेकंड चॉइस पीडियाट्रिक्स रहेगी, पीडियाट्रिक्स नहीं रहेगी तो फिर मैं मेडिसिन लूँगा। तो इस तरीके से हर आदमी अपनी एक लिस्ट बना के जाता है। जो कहता है कि मुझे ये उठाना था वो कभी झूठ सच नहीं बोल रहा। सो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि डिड यू चूज ब्रांच ओवर कॉलेज और कॉलेज ओवर ब्रांच? नहीं, आई चोज ब्रांच। क्या क्या ऑप्शंस मिले थे आपको? और मेरे को ऑप्शंस में तो मेरे को UCMS का मेडिसिन भी मिल रहा था, मैं ऐसे ही साइड में अपनी लिस्ट बना के गया था। और ऑप्शंस में तो फिर बाकी सब कुछ था, सर्जरी थी, ENT थी, एवरीथिंग वाज देयर, बट ऑर्थो वाज नॉट देयर। एंड मेडिसिन में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मेडिसिन आई हमारे टाइम में था कि पीडियाट्रिक्स इज अ टर्मिनल ब्रांच, ये बड़ा उस समय था। तो मुझे लगता था कि बस पढ़ाई ख़त्म करनी है, कैसे भी करके जल्दी ख़त्म करनी है। बट उसके बाद पता लगा पीडियाट्रिक ऑल्सो हैज़ सुपर स्पेशलिटीज़, और अब काफ़ी कॉमन है, लोग कर रहे हैं। नियोनेटोलॉजी भी तो पहले भी थी, अब कार्डियोलॉजी, हेमाटोन्कोलॉजी, endocrinology, so everything is there. you can also move to adult branches After pediatrics. Some of my batchmates have moved to adult branches. They have done DM also. तो आज के दिन पे आप क्या कहोगे? डूइंग अ DM in a branch like pediatrics, is it a compulsion or students can still manage post MD? उनका मन है, अगर उन्हें मतलब सपोज उस ब्रांच में उसको इंटरेस्ट है, किसी को हेमाटोन्कोलॉजी में इंटरेस्ट है, कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर करे। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए करनी है कि मुझे सुपर स्पेशलिस्ट बनना है, तो फिर नहीं। पैशन होना चाहिए तो ठीक है, पैशन के लिए सब सही है। फाइनेंशियल ROI निकलता है? फाइनेंशियल ROI सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांच में निकलने में टाइम लगता है, कितना? स्पेशली मतलब अगर नियोनेटोलॉजी को छोड़ दे तो बाकी सब में नियोनेटोलॉजी इज़ ओके, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स उससे या तो एट पार होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। DM से मतलब ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी वाइज वो कम होंगे, बट उसमें एक अलग गेम है। प्राइवेट प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एक प्रैक्टिशनर की जो स्ट्रगल होती है और जो लाइफ नॉलेज आ जाती है ना, इट इज़ लाइक डूइंग एन MBA। आपको सब कुछ करना है, अकेले करना है, और यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मेरा सवाल पता है क्या? आपने एक साल बहुत अच्छी बात कही, बिफोर जंपिंग इनटू योर प्राइवेट प्रैक्टिस यू डिड समथिंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में आपको क्या डिफरेंस लगा? पेशेंट से बात कैसे करनी है। गवर्नमेंट में तो आप बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से रूडली बात करने में मज़ा आ रहा है। आपके पास इतना पेशेंट लोड है, आप OPD देख कर आ रहे हो, सडनली इमरजेंसी जा रहे हो, इमरजेंसी में किसी को इंटूबेट कर रहे हो, वहाँ से भाग के जाके किसी का लंबर पंक्चर कर रहे हो, तो देर इज़ सो मच ऑफ लोड। एंड उसके बीच में फिर हमारे इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग्स में खांसी जुकाम को भी मना नहीं है, वो भी इमरजेंसी में घुस के ही दिखाएगा, और उसको भी अगर वेट करना पड़ जाए एक टाइम से ज़्यादा तो वो भी शोर मचाएगा। तो इस लॉट ऑफ स्ट्रेस
एंड लॉट ऑफ क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास वर्कलोड है, तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, तो थोड़ा सा यू डोंट टॉक प्रॉपरली। वो एक चीज़ है जो लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स गवर्नमेंट में सही से बात नहीं करते। कभी आप बैठ के देखो, तो एक बार आई वॉज वर्किंग, तो वन पेशेंट वॉज सिटिंग, उसने देखा मुझे सुबह 9 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, कि डॉक्टर साहब इतना काम करते हो आप, क्योंकि वो बैठा वहाँ देखता रहा मुझे वहाँ बैठ के। तो कभी कभी किसी किसी को ये रियलाइज़ होता है कि अगला किस से गुजर रहा है। Doctors and paramedical associates. So this tool is a blessing in disguise for all healthcare professionals. Are you still confused how much your salary should be? Curenza has created a very interesting tool in which you can feed your experience, your age, your region, and the tool shall tell you what should be your apt salary. We have collected data from all across country by talking to different ages of professionals, and we have got the most precise data in the country to decide your salary. It's superb. Go and try it now. It's simply available at curenza.com. Yes, powering India's healthcare hiring. ये नॉन मेडिको ज़्यादा पहचानते हैं। आप किसी सीनियर डॉक्टर से बात कर लो ना कि आज हम 24 घंटे काम कर रहे हैं या 32 घंटे काम करके आए हैं, तो वो कहते क्या हो गया, हमने भी किया है। हमने भी किया है। हाँ, तो वो ठीक है, बट मेरे को लगता है चेंज आना चाहिए। यू शुड अप्रिशिएट ऑल्सो। अगर कोई 24 घंटे काम कर रहा है और उसकी कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, बहुत मेजर गलती नहीं है, तो यू शुड अप्रिशिएट। अगर किसी ने किसी की जान बचाई रात में, तो उस पर अप्रिशिएट करो। अगर गलती करी है तो उस पर डांटो भी, बट अप्रिशिएशन नहीं होता, सिर्फ डांट होती है। ऐसा क्यों है कि हमारी पूरी जो मेडिकल रेजिडेंसी है उसमें अप्रिसिएशन वैसी ही नहीं है? आई थिंक मे बी द पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड समवेयर, मे बी they don't have enough money to justify the struggle they have done. इन्होंने इतना मेहनत करा है, MBBS किया, MD किया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब मिली, मे बी so they are not satisfied with the monetary gains, whatever reasons may be, I don't know. I am not into government practice. तो चलो आपने कॉर्पोरेट अस्पताल Yeah, maybe the junior consultant is getting scoldings of senior consultant को HOD डांट रहा है, तो बस वो the toxicity is transmitting downwards. ये कभी टॉक्सिसिटी मैं रोज़ देखता हूँ। बीच में हमने ना एक छोटा सा कैंपेन चलाया कि आपके यहाँ जितनी भी अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो आप हमें बताओ, हम एनोनिमसली आपके लिए पोस्ट करेंगे। आप मानोगे कि लगभग 24 घंटे में आई गॉट मोर देन 200 कंप्लेंट्स। ओके, हिंदुस्तान में देखा जाए तो मोटा मोटा 600-700 तो कॉलेज है, यानी 25 से 30% ने 24 घंटे में हमें कंप्लेंट डाल दी। बहुत जगह ओवरलैप भी था, बट इतना टॉक्सिसिटी सुन के लगता है कि यार ये बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। एक JR1 बनना आज के दिन पे जेन्युइनली नरक में जाने जितना बुरा हो रखा है। आपको ना सोने देंगे ना खाने देंगे, गाली आप पूरे दिन खाओगे, और वही आपको 48 घंटे 32 घंटे ड्यूटी तो नॉर्मल माननी है। वो भी उसके साथ जो क्रीम है, जो क्लियर करके आ रहा है एग्जाम, है ना, ऑलरेडी वो इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी वो मेहनती है। तो सोचो अगर आप आज प्रधानमंत्री होते हमारे देश के सोच के देखिए एक बार, तो आप क्या चेंजेस लेकर आते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर? सबसे पहले तो हमें फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी ना, ताकि जो पेशेंट लोड है वो कम हो। जब नंबर ऑफ पेशेंट्स और डॉक्टर्स का रेशियो सब सुधरेगा तो वर्कलोड कम होगा। दूसरा, सैलरीज थोड़ी सी अच्छी करनी होंगी ताकि लोग खुश रहें वहाँ पे। तो जब लोग खुश रहेंगे तो फिर पूरा सिस्टम ही अपने आप ही ठीक होगा। प्लस जो टॉक्सिक है, जो इन सब के बावजूद भी टॉक्सिक है, तो उसकी कंप्लेन भी होनी चाहिए, फ्रीली होनी चाहिए। और बट ऐसा नहीं कहेंगे कि अब ये सब करके जो स्टूडेंट है उसको सारे राइट मिल गए कि वो कुछ भी कर सकता है। पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर गलत कर रहा है तो सिखाने वाले को उसको डांटना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि नहीं आपने गलत किया है, यहाँ तो कर लिया, यहाँ समझ जाएगा, बाद में नहीं संभलेगा जब अपनी प्रैक्टिस करोगे तो। वेरी ट्रू। आई डोंट नो हाउ US हैज़ एक्चुअली डन दिस थिंग कि रेजिडेंसी में भी 2 दिन की छुट्टी दे पाते हैं वो लोग। US का आई डोंट नो। हाँ, मतलब USMLE के अंदर अगर आप कर रहे हो तो यू गेट अ सैटरडे संडे ऑफ। ओके, अगर आपकी एक आज नाइट लगी है तो कल आपका 24 घंटे का ऑफ होता है। आई डोंट नो हाउ दे हैव मैनेज टू क्रिएट दिस सिस्टम। ऑफ तो यहाँ पे भी होता है 24 घंटे के बाद। यहाँ कहने को ऑफ होता है मतलब जैसे कि आप जैसे सुबह 9 बजे गए आज, कल सुबह दोपहर में 2 या 3 बजे तक आप घर पहुँचे, तो बस वो ऑफ है। फिर उसके अगले दिन आपको फिर जाना है। मतलब दैट इज़ अ हाफ डे टाइप ऑफ। हाफ डे का 5 घंटे 5-6 घंटे। हाँ, रात तो शुरू हो गई फिर 9 बजे के बाद। 5-6 घंटे आदमी पहुंचा, 24 घंटे बाद सो भी नहीं पाएगा यार। वो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब रहता है ना। नींद पहले जाके आप 3 घंटे सोए, फिर उठ गए, तो उसके बाद अब रात को नींद नहीं आ रही है। आपने कॉर्पोरेट अस्पताल के बाद व्हाट वाज द स्टेप? अब क्या थिंकिंग थी आपकी कि अब मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए?
मेरे एक फ्रेंड था, उसने मेरे को गाइड किया था कि कहीं किसी हॉस्पिटल्स के इधर उधर ओपीडी नहीं करनी है, अपनी क्लिनिक खोलनी है पहले दिन से ही। चाहे अब अपना हिसाब लगा लो कि एक महीने का कितना खर्चा होना है, उसको मल्टीप्लाई कर लो 6-7 से, उतने महीने तुम्हें खाली बैठ के खोल देना है। एंड आई वॉज माई ब्रेक इवन एट 6 months। तो मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर पा रहा था बाय द 6 months। तो देर वॉज सम माई फ्रेंड जो ये सब कुछ 1-2 साल पहले झेल चुका था, अलग अलग जगह, कभी किसी हॉस्पिटल में बैठना, कभी कहीं बैठना। उसने फाइनली ये चीज़ मुझे बताई कि कहीं 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ओपन योर ओन क्लिनिक फ्रॉम डे 1। और जब आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं अपने आप देख सकता हूँ अकेले, तो खोल दो। क्या किससे सुना है उन्होंने अस्पताल के अपने टाइम के? किससे तो बहुत है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कभी आप गए तो जैसे आपने काम किया 2 घंटे 3 घंटे, आपकी सैलरी मार ली, नहीं दी, या दी तो लटका के दी, 2-3 महीने बाद दी। तो ये सारे इश्यूज तो बहुत होते ही थे। दूसरा कि आप 10 जगह घूमोगे तो आपका कोई बेस नहीं बनेगा। बेस बनाने के लिए तो आपको एक जगह बैठना ही पड़ेगा। शुरू में वो डर लगता है कि मैं बैठूंगा एक जगह, कोई आएगा नहीं आएगा, कैसे चलेगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे। तो वो डर को ओवरकम करना है। या फैमिली वाज सपोर्टिव जब आप क्लिनिक शुरू करने की सोच रहे थे? हाँ, मेरे तो शुरू से ही था, आई विल डू माई क्लिनिक। द डे आई ज्वाइन पीडियाट्रिक्स आई न्यू दैट आई विल स्टार्ट माई ओपीडी। तो कितना पैसा लगता है एक बेसिक क्लिनिक को स्टार्ट करने का? रेंट प्लस क्लिनिक एक्सपेंसेस, रिसेप्शनिस्ट स्टाफ सैलरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस प्लस वाईफाई, फ़ोन बिल, मोटा मोटा कितना आता है? डिपेंड्स कि आपका रेंट इज़ द मेजर पार्ट, है ना। अब रेंट किसी जगह का 50,000 भी हो सकता है, किसी जगह का 70,000 भी हो सकता है। तो रेंट इज़ द मेजर पार्ट। मतलब मोटा मोटा इन द रेंज ऑफ 60,000 to 1 lakh इन नोएडा, इतना पर मंथ तो है। तो आपको ये लगा के चलना है कि अगर एक नया डॉक्टर आज के दिन पर क्लिनिक खोल रहा है तो उसके जेब में कम से कम 5-7 लाख रुपए होने चाहिए पहले से। 6 महीने का हिसाब तो बना के चलना है। जब आपने क्लिनिक शुरू किया सबसे पहला स्ट्रगल क्या है आपको? सबसे पहला स्ट्रगल तो पूरा स्ट्रगल रहा है पूरे 2 साल स्ट्रगल रहा है, फर्स्ट 2 years। स्ट्रगल इस सेंस में कि आप पूरे दिन बैठे हो, कोई आया ही नहीं है। मतलब आप एक MBBS MD करके सीनियर रेजिडेंसी करके बैठे हुए हो और आप दिन में 500 रुपये भी नहीं लेके आ रहे, तो वो स्ट्रगल है। तो उस टाइम वो कैसे आप ओवरकम करते थे? वही 6 महीने का लेके पैसा बैठे हुए थे कि ओवरकम तो, बट जो है ठीक है, 6 महीने वेट करना है। इवन किसी आप बिजनेसमैन से भी बात करोगे, वो भी, हम तो फिर भी 6 महीने बोल रहे हैं, वो 3 साल का लेके उतरते हैं, 5 साल का लेके उतरते हैं बिजनेस में, कि हमारा ब्रेक इवन अगर 3 साल बाद आएगा तो इतना कॉर्पस हमें लेके बैठना है। तो हर एक का माइंडसेट रहता है ऐसा। बट यस, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा नहीं था कि आई गेट पेशेंट्स, आते रहे थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास। पहला पेशेंट याद है आपको अपना? याद है। कब आया था, कौन से दिन पे आया था? पहले दिन आ गया था जिस दिन मैंने क्लिनिक खोला था। तो उसको देख के खुशी तो बहुत हुई होगी आपको? हाँ, खुशी होती है बहुत। जब कहते हैं ना कि पहला पेशेंट आया है, बेसिकली वो नहीं हुई है। हाँ, तो उस टाइम पे आपका उसके तरफ बिहेवियर या उसका बिहेवियर आपकी तरफ, हाउ वाज दैट? वाज ही कंसीडरिंग यू न्यू डॉक्टर? आई थिंक ही डिडंट न्यू दैट इट वाज माय डे 1 ऑफ क्लिनिक। आई टोल्ड हिम लेटर व्हेन ही केम आफ्टर 1 or 2 months अगेन। तो वी वर हैविंग समोसास ऑन द डे ऑफ क्लिनिक ओपनिंग, मी, माई वाइफ एंड वन ऑफ माई रिलेटिव। देन ही एंटर्ड अपस्टेयर्स। तो उसने बोला मुझे वैक्सीन लगवानी है। इवन आई डेंट हैड वैक्सीन इन माई फ्रिज। तो हमने उसको बोला आप 10 मिनट में आओ। तो सडनली आई कॉल्ड समवन, माई वैक्सीन गाय, ही डिलीवर्ड। हमने उसकी वैक्सीन लगा दी उसको बुला के 10 मिनट के बाद। तो दिस वॉज द फर्स्ट पेशेंट आई गॉट। उसके बाद जब वो आया 2 महीने बाद, तो उसको बताया कि आप मेरे पहले मरीज थे। आपके हिसाब से क्या स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक अ प्रैक्टिस सक्सेसफुल? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। मतलब आपको अगर पेशेंट परेशान है, सपोज आज एज अ पेरेंट मैं परेशान हूँ और जेन्युइन परेशानी है कि बच्चा 10 बार उल्टी कर चुका है और मैं चाहूँ कि यार अभी मेरे को डॉक्टर साहब कुछ हेल्प कर दें, तो फ़ोन उठना चाहिए, बताना, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। वो एक होना चाहिए आपको पेशेंट के उस, अपने को पेशेंट की जगह रखो। देयर आर सम पेशेंट्स जो इमरजेंसी बनाते हैं अननेसेसरी, है ना, कि 3 दिन से फीवर आ रहा है तो आपको कॉल करके पूछ रहे हैं, वो आपको जज करना पड़ेगा, है ना। दोनों चीज़ें हैं कि आपको एक्सप्लॉइट भी नहीं होना है कि आप फ़ोन पे बताई जा रहे हो सबको, और आपको इमरजेंसीज को छोड़ना भी नहीं है। तो वो आपको जज करना है किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। और कम्युनिकेशन, बिकॉज बहुत बार देखा है डॉक्टर्स टेंड टू गेट अ लिटिल बिट रूड एंड दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द पेशेंट रिलेशनशिप देयर। वो आपको पैसे दे रहे, रूट तो होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। पैसे दे के अंदर आ रहा है ना। तब भी आप देखो कितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे आर इनहेरेंटली रूड। वो पेशेंट से बात ही इस तरीके से करते हैं कि पेशेंट बिल्कुल गधा है
और पेट भर गया ना, हाँ एसेट्स खरीद लिए एसेट्स खरीद लिए, बच्चे सेटल हो गए, उसके बाद अब जो मर्जी करो। मुझे थोड़ी सी गलत लगती है, पता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आपका ऐसा आप कर रहे हो तो नहीं करना नहीं चाहिए। पेशेंट कंज्यूमर ना बने। अगर आप एक पेशेंट से अच्छी कम्युनिकेशन रखते हो तो वो पेशेंट रहता है, वो कंज्यूमर नहीं बनता। लेकिन जब रूडनेस आ जाती है ना तो पेशेंट सडनली कंज्यूमर बन जाता है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे सर्विस देनी है, एंड द होल बैलेंस गोज फॉर अ टॉस। फिर वो डॉक्टर पेशेंट की जगह वेंडर और कंज्यूमर बन जाते हैं। नाम बड़ी मुश्किल से बनता है, खराब बड़ी जल्दी होता है ना। तो वो अगर आपने पोलाइटली बात करके अपने नेचर से अपना नाम बनाया तो उसको खराब करने का तो आप में, मतलब अगर आपने ऐसे ही बनाया तो हिम्मत नहीं होगी। अगर आपको क्या कहते हैं, जैसे सेकंड जनरेशन डॉक्टर हो, आपको मिला है लेगेसी, तो आप कुछ भी कर रहे हो वो आपको पता नहीं है कि कैसे बनाया गया उसको, तो वो नहीं करना आपको खराब। आफ्टर लाइक 1 year ऑफ प्रैक्टिस, उसके बाद जब एक एक्सपेंशन का थोड़ा टाइम आता है या मे बी गो बियॉन्ड द यूजुअल रेडियस, तो उस टाइम पे आपने क्या किया? बिकॉज नॉर्मली 6-8 महीने में क्लिनिक बंद भी हो जाती है, बहुत लोगों की देखी हमने। पीडियाट्रिक्स में ऐसा कोई खास एक्सपेंशन, आप 1 से 2 क्लिनिक खोल लोगे, इससे ज़्यादा तो कोई पीडियाट्रिक्स में एक्सपेंशन नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि एक्सपेंशन की कभी नीड अभी मुझे पड़ी है। तो बिकॉज जब आप जितने घंटे काम करना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे। आपको 8 घंटे करना है, आपको 10 घंटे करना है, आप उतने देर बैठे हो, उतने देर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, वही आपका एक्सपेंशन है। आप बैठे हो, खाली बैठे हो, तो 2 जगह खोल लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी क्लिनिक के फाइनेंस कैसे संभाले? पैसा आ रहा है, खर्चा जा रहा है, और बहुत बार बिकॉज डॉक्टर्स की फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी कम होती है, दे टेंड टू मिस कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, और उसकी जगह बहुत सारी क्या कहते हैं इसको, चोरी कह सकते हो, कंपाउंडर पैसा चुरा लेता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसको कैसे मैनेज किया आपने? जिसको पता ही नहीं कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है। वरना तो टिप्स पे ही होते हैं, इतना मेरा रेंट है, इतनी मेरी सैलरीज हैं, इतना, वो तो सब पता ही होता है। उसके अलावा कंपाउंडर चोरी कर रहा है, यूजुअली आपको पता ही लग जाता है आपका स्टाफ कैसा है ना। और बाकी आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं इन सिस्टम, इन द एंड जितने भी आप पेशेंट देखते हो वो सॉफ्टवेयर पे आ जाता है, यू कैन मैच देम, और लास्ट में व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस आपको पता लग ही जाता है कि क्या हो रहा है। और आजकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं, यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री ऑल्सो विद द सॉफ्टवेयर। आप कौन कौन से यूज़ करते हो? मैं उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तत्वा केयर यूज़ करता हूँ मैं इन्वेंट्री के लिए, और डॉकॉन में यूज़ करता हूँ फॉर पेशेंट मैनेजमेंट, अच्छे प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। हाँ, डॉकॉन पे मेरा हाथ सेट है, तो इसलिए मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। कंफर्ट भी आ जाता है ना, कंफर्ट आ जाता है। मेरे पास बहुत और एडवांस्ड भी आए हैं, बट मेरा उस पर थोड़ा सा। आपका जैसे कंटेंट क्रिएशन की तरफ आपका आइडिया दिमाग कब गया? ऐसा मैंने सोचा कि मैं जो हूँ कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ जिससे जो मेरे पेशेंट ही देखें, जिससे उनका कोई बेनिफिट हो जाए। तो मेरा जो टीचर थे वो ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सपर्ट थे, तो मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्लेन करने में और उसमें काफ़ी मेरा वो था, एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करके। और ये एक बहुत बड़ा गैप था ब्रेस्ट फीडिंग का, कि किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ आप, डिलीवरी हो जाती है, बच्चा आपको दे देते हैं, उसके बाद 1-2 बार बताते हैं, अच्छे से सिखाते नहीं हैं। तो मैंने अपना जब पहला स्टार्ट किया तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ स्टार्ट करी इंस्टाग्राम पे। अब वो 5 मैंने मिस्टेक्स की सीरीज़ बनाई, और मेरी पहली, मतलब मेरी वीडियो जो थी वो आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ की पहली 10 वीडियोस में से मैंने स्टार्ट कर दिया था, जो फर्स्ट वीडियो थी, एंड इट हिट मिलियंस। तो पहली मेरी 10 वीडियोस में से 1 मिलियन चलेगी। तो फिर उसके बाद जो और मैंने बनाई, दे ऑल्सो परफॉर्म वेल। तो उसके बाद मुझे लगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो देन आई कीप ऑन मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, न्यूट्रिशन। तो मैं बेसिकली अपने पेशेंट्स के लिए बना रहा था कि उनको पता लगे कि मैं क्या क्या जानता हूँ, उनकी हेल्प हो, और मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं उन्हें पता लगे कि डॉक्टर साहब और भी चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को खांसी जुकाम देखा तो उनके पास और क्या केस आते हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो उन्हें पता लगेगा ना कि हमने ये भी डायग्नोज किया, हमने ये भी करा है, उसके लिए बनाया। बट मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला इंस्टाग्राम से, देन आई केप्ट ऑन मेकिंग इट। बस पीडियाट्रिक्स एज अ ब्रांच की बात करते हैं। पीडियाट्रिक्स के बारे में आपको क्या लगता है कि एक ऐसा सच या एक ऐसा झूठ जो बच्चों को लग रहा है कि बड़ा प्रेवलेंट है इस ब्रांच के अंदर? मुझे पता नहीं बच्चों को क्या लग रहा है, लेकिन एक जो है कि इट इज़ नॉट अ हाई अर्निंग ब्रांच। ये तो सबको जान लेना है कि हाई अर्निंग नहीं है। कॉर्पोरेट की पहली चॉइस नहीं है पीडियाट्रिक्स, नेवर। इट इज़ नॉट अ हाई अर्निंग ब्रांच, इट इज़ अ गुड ब्रांच। अगर आप सिर्फ ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन कीप अ गुड बैलेंस बिटवीन योर फैमिली लाइफ एंड योर
वर्किंग लाइफ जो भी आपकी है उसमें आप एक अच्छा बैलेंस रख सकते हो। कई बार ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में है। जो मेरे जो दोस्त हैं जो लोग बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 100-200 की ओपीडी देख रहे हैं, है ना, एक दिन में 100-150 पेशेंट वो कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, कैसी घास कटती है वहाँ पे, है ना। और तो उनकी तो लाइफ बहुत हेक्टिक है। सुबह 7 बजे से लेके 7-8 बजे तक वो पेशेंट भी देखते हैं, वो आईपीडी भी एडमिट करते हैं। तो वहाँ पे उनकी पीडियाट्रिक्स वहाँ टफ हो जाती है उनके लिए। बट मेट्रो सिटीज़ में आई थिंक इट इज़ अ गुड ब्रांच, बट उसमें फैमिली और आपका बैलेंस हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। सबसे खराब बात क्या है इस ब्रांच के बारे में? हाई अर्निंग नहीं है। और हाई अर्निंग तो थोड़ा सा मैं बिलीव नहीं कर पा रहा इस बात को। नहीं, हाई अर्निंग नहीं है ना ब्रांच। देखो मेडिसिन्स कुछ नहीं है इसमें, कॉस्टली मेडिसिन्स नहीं है, जनरल इलनेस है, वैक्सीनेशंस होके सारे बच्चे ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन से बीमारियों से कवर्ड ही हैं। तो देयर आर और अब जब से इतना सारा वैक्सीनेशन हुआ है तो एडमिशन्स भी बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो इतना प्रिवेंशन है इसमें। तो समझ नहीं आ रहा कि खुश होना चाहिए कि ना सैड होना चाहिए इस बात को लेके। नहीं, खुश होना चाहिए, एक्चुअली ठीक है, अच्छा है, प्रिवेंशन है। अच्छा, इसमें मैं कहूँगा एक देयर आर सम पीपल हु आर सर्कुलेटिंग वैक्सीन्स बहुत बेकार हैं। आपने सोशल मीडिया पे आजकल देखा होगा, है ना, एक सरदार जी आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत पैसा बना रहे हैं, फार्मा कंपनी बहुत पैसा बना रही है, बंद कर दो सारी वैक्सीन्स, बंद कर दो, उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे डॉक्टर्स। जिस दिन ये बंद हो जाएंगी ना, यू विल सी द इम्पैक्ट, कितने एडमिशन्स होंगे। रोटा वायरस खत्म हो चुका है, डायरिया आता ही नहीं है अब हमारे पास, बहुत कम आता है। गवर्नमेंट का मैं नहीं जानता, प्राइवेट में तो नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो और बहुत निमोनिया बहुत कम हो चुका है। मतलब इतना प्रिवेंशन है कि जो आज से 10-12 साल पहले हम पेशेंट्स इतने बल्क में देखते थे वो आते ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत वायरल, कॉन्स्टिपेशन, अनीमिया, जो जनरल चीज़ें हैं वो रह गई हैं बस। इतना अच्छा वैक्सीन्स का इम्पैक्ट आता है। और बट ये है कि हाँ, लोगों को ये बोलोगे ये पैसा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग उसके पीछे ज़्यादा भागेंगे। बंद करके देख लो, पता लग जाएगा। आजकल ये सोशल मीडिया पे जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, मतलब रोज कोई नया एक मुद्दा उठा के बैठ जाते हैं एंड दे आर एक्चुअली फाइटिंग विद क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड उनकी नॉलेज पर चैलेंज कर रहे होते हैं। कोई रैंडम पेज ही उठा के बैठा होता है कि ये देखो ये स्टडी हुई थी, ये स्टडी हुई थी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो पब्लिक के मन की बात बोलेगा वो पब्लिक को अच्छा लगेगा, है ना। आप उनके मन की बात बोलो कि वैक्सीन्स बेकार हैं, इस पे पैसा लगाना बेकार है, ये आपको लूट रहे हैं, फार्मा कंपनी माफिया है, ये बोलोगे उन्हें अच्छा लगेगा, वो उसको सपोर्ट करेंगे। पब्लिक को कहाँ स्टडी पढ़नी आती है, कौन खोल के स्टडी पढ़ रहा है? अब वो इतने दिन से बोल रहा है मैंने खुद नहीं पढ़ी, मैंने कहा बोलने दे। बोलता रहे। जो लो IQ लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे, जो समझदार है उनको अपने आप ही पता है क्या करना है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ना, जो शिवरंजनी मैम ने किया है, डॉक्टर शिवरंजनी ने जो ORS की उन्होंने चीज़ को आप कह सकते हैं भांडा फोड़ा। वैसे कितने मुद्दे चल रहे होंगे इस टाइम पे वेयर फेक मार्केटिंग इज गोइंग ऑन, वेयर यू नो यंग चिल्ड्रन आर बीइंग अब्यूज कह सकते हो आप इसको, मल्टीपल टर्म यूज़ कर सकते हो। मतलब उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, माँ बाप का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बाय पुटिंग प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्सल इन द मार्केट। इस मामले में क्या कहना है? आई थिंक मेरी नॉलेज में ORS तो हमारे को हमेशा से पता है फेक आ रहा है, ये तो हमें बहुत पहले से पता है फेक आ रहा है, बट उसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मेरी नॉलेज में नहीं है। This is the most important question of our podcast is how much a pediatrician can earn, like immediately after doing SRship, 10 years down the line and 20 years down the line. इमीडिएटली आफ्टर डूइंग SRship हो सकता है कि आप SRship से भी कम कमाओगे, क्योंकि बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस तो ये था 7-8 साल पहले का कि मैं जितना SR पे मेरी सैलरी थी मैंने उससे कम में ज्वाइन करा था किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को। एक थोड़ा नंबर ही बताओगे साथ में? 1.25 लाख सैलरी थी SRship में, मैंने 1,10,000 पे ज्वाइन करा था 2019 में। तो उसके बाद फिर 1 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया और साइड बाय साइड मैंने अपना क्लिनिक डाल दिया था, तो वो दोनों चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब मुझे लगा मेरा क्लिनिक का ब्रेक इवन आ गया है और मैं अब जॉब भी छोड़ सकता हूँ, तो मैंने जॉब छोड़ के फिर अपना क्लिनिक ही स्टार्ट किया। बट अभी डाउन द लेन जो है प्रैक्टिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उसका कोई लिमिट नहीं है। एवरेज ले लोगे आप तो बहुत मिनिमम लोगे तो कोई 3 से 5 लाख कमा रहा होगा। 10 साल बाद कितना कमा सकते हैं? देखो अब वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स पे। लेट्स सपोज इट्स इंक्रीजिंग, कहीं ना कहीं जाके प्लेटू आ जाता है। ओके, पीडियाट्रिक्स में बच्चे तो उतने ही है ना, एक एरिया में बच्चे तो उतने ही है, कहीं ना कहीं प्लेटू आएगा ही। आपकी भी एक कैपेसिटी है ना देखने की, भाई आप सपोज पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं कहूँ आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक बैठे रहो, पेशेंट देखते रहो, आ रहे हैं आपके पास, देखोगे नहीं, आपको मन ही नहीं करेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई ना, आपने 6 घंटे 8 घंटे काम कर लिया, आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई। कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं,
पूरे दिन बैठे रहोगे अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे। तो एक कैपेसिटी है, 40 देख सकते हो, 50 देख सकते हो, 70 देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। और मान लो आप मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हो तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, 5 मिनट भी लगेंगे, 10 मिनट भी लगेंगे, है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लो आप अपनी फीस को अपने नंबर ऑफ पेशेंट से, कितना देर आप बैठ के देख रहे हो, है ना। इट कैन गो टू 10 lakhs, इट कैन गोज टू 15 lakhs। वो तो एज के साथ जितने आपके। और दूसरा एक और तरीका है, आप अपनी फ़ीस बढ़ा दो। आप अपना फीस 1500 कर दो, 2000 कर दो। देयर आर पीडियाट्रिशियंस इन नोएडा हु आर चार्जिंग 1500। इफ़ यू सी 30 पेशेंट्स पर डे, तो 15 into 3 कितना हो गया, 45,000 पर डे। तो आप नंबर आप अपना बढ़ा लो ना। सो मोटा मोटा मान के चले कि 1.25 लाख से हम शुरू कर रहे हैं, 1,10,000 पे शुरू कर रहे हैं, देन नहीं वो तब की बात थी। आज की सैलरीज आई डोंट नो एसआरशिप की कितनी नहीं चल रहा है, उतना ही चल रहा है, तो नहीं चल रहा। सेम है। ओके, डॉक्टरों के लिए कहाँ बढ़ रही है ऐसा सैलरी? नहीं आजकल शायद अब ज्वाइनिंग सैलरी कॉर्पोरेट की 1.5-2 लाख के बीच में है कहीं। ये अटेंडिंग ना कंसल्टेंट। सारी की सारी बातें हैं जो लिखी हुई है बोर्ड पे, दे कोई नहीं रहा। अच्छा। दे नेगोशिएट ऑन द टेबल इटसेल्फ एंड वो उसको 1.5 से नीचे ले आते हैं। 1.25 तक मिल जाता तो इट्स प्रीटी मच गुड राइट नाउ। तो अपनी प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट करो, ज़्यादा कॉर्पोरेट के चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बट काम आना चाहिए तभी स्टार्ट। आपको लगता है एआई घुसेगा फील्ड के अंदर? कभी नहीं घुस सकता, कभी नहीं घुस सकता। कभी नहीं घुस सकता। हाथ लगाना, पेशेंट को देखना, बात करना, एक परेशान पेरेंट को समझाना, वो नहीं कर सकता कोई। कुछ तो लगता होगा कहीं तो घुसेगा एआई। कैसे करेगा? बच्चे को छूना पड़ता है ना, बहुत बार एग्जामिन करना पड़ता है, पेरेंट को समझाना पड़ता है 5-10 मिनट। बट आई एम श्योर अभी के टाइम पे तो यंग पेरेंट्स आपके पास प्रॉपर चैट जीपीटी से बात करके आते होंगे। हाँ, पढ़ के भी आते हैं कई बार प्रॉपर। सब कैसे आप उसको डील करते हो? कोई मुश्किल नहीं है। आपने अगर आप 6-7 साल से काम कर रहे हो, यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, तो हो जाता है। पढ़ के भी आते हैं तो आपकी नॉलेज और आपका क्लिनिकल जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और जो आप वो पढ़ के आ रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अगर वो 4 बातें पढ़ के आ रहा है तो आप उसे 10 बातें बता ही देते हो, बिकॉज यू आर सीइंग डे इन एंड डे आउट। तो कभी होता है कि वो आपने जो बताया दे रीचेक रीवेरीफाई ओवर चैट जीपीटी? करते होंगे, आई डोंट नो, मेरे को आके कभी बताया नहीं कि तुम गलत थे। कितने एंजाइटी में आते हैं पेशेंट्स आपके पास? बहुत एंजाइटी में आते हैं, मतलब डिपेंड करता है कितने, मतलब कैसे सिम्टम्स हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, 103 104 2 जगह दिखाकर आया है तो ज़्यादा एंजाइटी में है। हल्का फुल्का बुखार है, हल्के फुल्के सिम्टम्स है तो कम एंजाइटी में है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। वेयर डू यू थिंक दिस ब्रांच विल गो इन द नेक्स्ट 10 years? ख़त्म ही हो जाएगी। वैक्सीनेशन ने इतनी तो ख़त्म कर ही दी है, तो कुछ बचेगा ही कहाँ। यही रहेगा, छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, यही छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी। वैक्सीनेशन बस आपका आंसर है तो मुझे हिला दिए। नहीं, कहाँ यूएस में कहाँ पीडियाट्रिक्स इज नॉट टॉप चॉइस है, मतलब एज फार एज आई नो पीडियाट्रिक्स नहीं है वहाँ पे। तो फिर वो है ना, वहाँ पे एलर्जी वाले आ गए, जहाँ पे इन्फेक्शंस नहीं है, देयर इज एलर्जी, तो वहाँ पे पीडियाट्रिक्स इज नॉट अ टॉप चॉइस। एक बार इंडिया भी क्लीन हो गया, सब कुछ साफ सुथरा हो गया, तो ये इन्फेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे काफ़ी हद तक। अच्छा, आपके एक यंग डॉक्टर को क्या एडवाइस रहेगी जो पीडियाट्रिक्स लेने के लिए सोच रहा है अभी? पीडियाट्रिक्स लेने के लिए सोच रहा है, देखो मैंने पहले बताया हाई अर्निंग ब्रांच नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर, मेरे ख्याल से मेडिसिन इज़ मच बेटर। मेडिसिन में आप जा सकते हो, सुपर स्पेशलिटी कर सकते हो, यू विल अर्न मच बेटर, एंड स्कोप ज़्यादा अच्छा है, स्कोप ज़्यादा अच्छा है मेडिसिन का। और एक यंग पीडियाट्रिशियन को क्या एडवाइस रहेगी आपकी? यंग पीडियाट्रिशियन, ज़्यादा दिन कॉर्पोरेट में काम मत करो। जल्दी निकल जाओ बाहर वहाँ से। थैंक यू बॉस। अब हम रैपिड फायर में मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत सिंपल 2 रूल्स हैं। यू हैव टू बी सुपर स्पॉन्टेनियस एंड सुपर ट्रूथफुल, ठीक है सर? ओके। सो द वन पेरेंटिंग मिस्टेक यू सी ओवर एंड ओवर? गिविंग लॉट्स ऑफ मिल्क। मतलब हमारे देश में ये है कि दूध पिलाओ, उसी से ही ताकत आएगी। मतलब चाहे ये दोनों जगह है, अर्बन सेटिंग्स में भी है, रूरल सेटिंग्स में भी है। गांव वाले भी खूब दूध पिलाते हैं, शहर में भी खूब दूध पिलाते हैं, और वो जो है बहुत हानिकारक है बच्चों के लिए। बच्चों को अनीमिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, चिड़चिड़े रहते हैं, फिर खाना नहीं खाते, फसी ईटर बन जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट जो है पेरेंट्स का कि दूध बहुत पिलाओ। बेस्ट वेकेशन इन द लास्ट 3 years? माइन
Yeah. Every vacation is best when you have a good company. तब भी क्या बेस्ट रहा आपका? फेवरेट क्या रही मतलब? Last 2 years I went to Goa with my friend. हाँ. So that was also very good. And the same friend I went to Thailand. It was also very nice. थाईलैंड तो ठीक ही रहता है. With family. One non-medical habit that makes you a better doctor. Inquisitiveness. That क्या हो रहा है पेशेंट के साथ, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा. वन थिंग, एंड पुटिंग माई सेल्फ इन टू द शूज ऑफ द पेशेंट की अगर मैं ऐसा परेशान होता तो मैं क्या करता. मैं अगर ऐसे परेशान होता तो डॉक्टर को मेरे साथ क्या करना चाहिए था. If you had to redo your MD, would you still pick pediatrics? ऑर्थो. आप सर्जिकल करेंगे ना, मेडिसिन तो कर ही ली. मैं तो मतलब आपकी बात सुन के बहुत हैरान था. नॉर्मली पीपल हु आर इनटू ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी, दे आर उस हाथ पे खुजली वाले, दे डोंट गो इनटू कंसल्टेशन ब्रांचेस लाइक पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन. बट मैं सुन के हैरान था काफ़ी कि आपने ऑर्थो पहले रख के पीडियाट्रिक्स चूज कर लिया. सबका ही ऐसा रहता है. ऑर्थो ही पहले, मतलब सर्जिकल ब्रांचेज में ऑर्थो इज अ टर्मिनल है, तो इसलिए सर्जरी के बाद उसके बाद आपको यूरो करना है, आपको गैस्ट्रो करनी है. ऑर्थो इज ट्रूली टर्मिनल. एक आध दो फेलोशिप हो जाती है उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट, और वो दैट इज़ नॉट अ 3 year कोर्स, दैट मे बी 3 months और 6 months का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं. और ऑर्थो में एक सबसे सिंपल, पेशेंट को भी पता है मेरी हड्डी टूटी है, मेरा जोड़ दर्द हो रहा है, डॉक्टर को भी पता है. ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना कि लंग के अंदर क्या चल रहा है, उसको बताओ इसको ARDS है, उसको बताओ इसको अंदर निमोनिया बन रहा है, इसका लंग की ट्यूब सिकुड़ रही हैं, तो वो बहुत क्लियर कट होता है. Favorite thing to do on Sunday with zero responsibilities? Playing cricket with my son and taking him to swimming also, and then उसको सेटल करने के बाद फिर दोस्तों के साथ पार्टी. One thing you wish someone had told you before you started your own clinic. I think I came prepared. मुझे सब पता था, मतलब I knew. So that friend actually helped you out. That friend helped me. हाँ. You got the best advice there and there. Yes, best advice. So thank you so much boss. बहुत अच्छी डिस्कशन रही. पीडियाट्रिक्स का एक बहुत नया रूप दिखाया मुझे, and I'm really glad we had this honest conversation. Okay. Thank you for inviting me. And thank you so much guys for watching today's podcast. I believe a very different perspective about pediatrics has been told today. And वो कहते हैं ना कि कभी-कभी मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि is this the reality? So share it with somebody who wants to become a pediatrician in the future or a young pediatrician, and let them know this is the brutal truth. Thank you so much, and as always, do not forget to like, share and subscribe. Thank you and God bless you.